नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। आज देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। They make sure that they create a visualized memory. The interactions were very good, very helpful. IAS के साथ ऐसा है कि मतलब ये टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। जो होते हैं या पीपीटीज जो बने होते हैं वो प्रॉपर्ली हाईलाइटेड होते हैं। उससे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की कांसेप्ट क्लैरिटी, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर एक चीज। एवरी टेस्ट इज वेरी मच अलाइंड विद द डिमांड ऑफ द एग्जाम। वीडियोग्राफी करा करके सर इतना अच्छा समझाते हैं तो वो समझ में बहुत अच्छे से आता है। एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर orientation lectures which never allows me to get demotivated. छह साल पहले देखो, जब हमने OnlyIAS इस्टेब्लिश किया था ना, तो उस समय मकसद सिर्फ एक था, एस्पायरेंट्स की जर्नी को आसान बनाना, एस्पायरेंट्स की जो कोशिशें हैं मंजिल को पाने की, उन कोशिशों में भागीदार बनना। लेकिन देखो 6 साल की ये जर्नी आसान नहीं थी। इस 6 साल की जर्नी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए। 2019 में OnlyIAS का YouTube चैनल हैक कर लिया गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद OnlyIAS के टीचर्स को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन देखो मुझे गर्व है OnlyIAS के टीचर्स पर। एक भी टीचर जो शुरू से OnlyIAS के साथ जुड़ा है वो OnlyIAS को छोड़कर नहीं गया। उसके बाद इवन मुझे भी ऑफर्स दिए गए कि सर आप एडिटोरियल डिस्कशन, न्यूज़पेपर डिस्कशन हमारे प्लेटफॉर्म पे कीजिए, इसे पेड कीजिए, हम आपको इतना अमाउंट देंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफर किया जाता था और मुझे पर्सनली लगता है कि शायद उतना अमाउंट तो मैं डिजर्व भी नहीं करता था। मतलब 6 साल की जर्नी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जैसी रही। और देखो कोचिंग माफियाओं से लड़ना आसान नहीं था। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, डिसरप्शन लाना चाहते हो, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैंने उसी समय ठान लिया था, अगर जुड़ूंगा तो ऐसे लोगों के साथ में जिनकी सोच OnlyIAS से मेल खाती है, जिसकी सोच, जिसका विजन प्राइस में अफोर्डेबिलिटी लाना, क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना ऐसा है। इसी बीच एक दिन अलग सर का मैसेज आता है, और मैसेज क्या था मैं आपको बताता हूं। मैसेज में लिखा था कि सर फिजिक्स वाला तो हमने बना लिया, लेकिन UPSC वाला आपके बिना नहीं बनेगा। मेरे चेहरे पर स्माइल आई और उसी समय मुझे लगा जैसे मुंह से निकला, अब आएगा काम करने में मजा। जो डिसरप्शन आप प्राइस में, जो डिसरप्शन आप क्वालिटी में हमेशा से लाना चाहते थे, अब वो करने का समय आ गया है। आज मैं आपको मिलाता हूं भारत की ऐसी शख्सियत से जो पूरे भारत के बच्चों के चहेते हैं। जब हौसला बुलंद हो और मेहनत करने की जिद अपने संग हो तो दुनिया की कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। अलग सर, इससे पहले मैं आपको माइक दूं,
एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों अलग सर पूरे भारत के बच्चों के चहेते हैं। यह किस्सा सर मैंने आपको भी नहीं बताया। कोविड-19 की महामारी में बहुतों ने अपनों को खो दिया। एक छोटे कस्बे से मैं आता हूं और घर से थोड़ी सी दूर पार्क यानी गार्डन के साथ लगती एक शॉप है, टेम्परेरी सी है, कपड़ों को आयरन करने की, जिसको चलाते थे और उन भैया का नाम था नीरज। कोविड-19 का पहले मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत हाय हेलो मेरा हुआ करता था जब भी पार्क में टहलने के लिए जाता। लेकिन देखो कोविड-19 की महामारी में नीरज भैया की डेथ हो गई। बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते थे और डेथ के बाद में काम संभाला उनकी वाइफ ने। तो जब मैं घर गया मुझे पता लगा, अंदर से लगा कि बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं मिला बच्चों से, छोटी बच्ची तो इवन और भी छोटी, 4th-5वीं क्लास में शायद होगी, और बड़ी बच्ची से मैंने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो। उस बच्ची ने बताया कि मैं 11th में हूं और मैंने बायोलॉजी लिया है। आपको पता है साइंस की एजुकेशन कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने पूछा बच्ची से कि बेटा एडमिशन वगैरह का क्या सोचा है। तो जानते हो उस बच्ची ने क्या रिप्लाई किया? उस बच्ची ने रिप्लाई किया कि एडमिशन का तो अलग सर ने कर दिया है, एडमिशन का तो अलग सर ने कर दिया है, मार्कशीट में एक प्रॉब्लम है, आप वो ठीक करवा दीजिए। उस बच्ची की मार्कशीट में कोई दिक्कत थी जिसको बाद में ठीक करवाया गया। लेकिन देखो उस बच्ची ने ना इतना ज्यादा अपनापन से बोला कि एडमिशन का तो अलग सर ने कर दिया है, जैसे कल ही उस बच्ची की अलग सर से मुलाकात हुई हो। वो बच्ची अलग सर से कभी नहीं मिली, उस बच्ची की फोन पर अलग सर से कभी बात नहीं हुई, लेकिन बातचीत में जब उसने अलग सर का नाम लिया, इतना ज्यादा अपनापन, इतना ज्यादा जुड़ाव, इतना ज्यादा विश्वास, काफी इंप्रेस हुआ मैं। मतलब देखो भारत एक महान देश है और हमें भारत पे गर्व है, लेकिन भारत को महान बनाने में भारत के टीचर्स का, महान टीचर्स का, जैसे चाणक्य, कलाम साहब, गांधी जी, टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत के एजुकेशन जगत में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं अलग सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही कह रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनसे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे भारत में ना जाने कितने बच्चे हैं। और कई बार मैं उनको नाम से नहीं जानता, मैं उनको उनके रंग से नहीं जानता, मैं उनको उनके बिरादरी से नहीं जानता, उनके शहर से नहीं जानता, मेरे सिर्फ बच्चे हैं। और हम लोग भी कहीं जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, तो ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं। मेरी एक दोस्त है बचपन की, रिचा नाम है। तो एक दिन रात में उनका मैसेज आया मेरे पास और उन्होंने यही लिखा कि मेरे ड्राइवर की जो बेटी है वो जेईई की तैयारी कर रही है और आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ती है और आपका एक प्रयास बैच है वो ख़रीदना चाह रही है, तो मैं आपको पैसा दे देती हूँ और आप वो बैच को सब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा यार पैसे की क्या बात है, मैं खुद ही सब्सक्राइब कर दूंगा। पर जो उस जगह तक हम लोग पहुँच पाते हैं, ऐसे बच्चों तक पहुँच पाते हैं, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगा। यूपीएससी की बात करता हूँ तो सबको शायद पता हो, नहीं पता हो, तो मैं फिज़िक्स का टीचर रहा हूँ और यूपीएससी से मेरा कोई खास वास्ता नहीं रहा है, जो सच्चाई है। तो मेरे दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम सभी के दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, फिर उसके बाद पीडब्ल्यू बना, उसको बनाने में मेरी ज़िंदगी पूरी चली गई, आगे भी उसी में पूरे जीवन मेरा जाने वाला है। 2021 की बात है, तो मेरा एक दोस्त है, हम लोग मिश्रा करके बोलते हैं उसको, क्योंकि दोस्तों को सरनेम से ही बुलाया जाता है, तो उसका ओरिजिनल नाम सुमित मिश्रा है। खैर, तो मिश्रा करके हम लोग बात करते हैं। तो 2021 की बात है कि मिश्रा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद के अंदर ही किसी कोचिंग से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कोविड का भी समय था, तो कभी उसकी क्लास ऑनलाइन हो जाती थी, कभी ऑफलाइन हो जाती थी। फिर मिश्रा मेरे पास आया, एक दिन मिला, हम लोग रूम पे बैठे हुए थे और मुझसे बोलता है कि उसने, अच्छा मिश्रा मेरा अजीब सा दोस्त है। दोस्त बड़े अजीब होते हैं, आप जीवन में कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिश्रा उस दिन रूम पे आया, फिर हमसे कहता है तुम यूट्यूब पे पढ़ाते हो ना? हमने कहा हाँ भाई यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, एक ऐप भी है मेरा फिजिक्स वाला, सर्च कर लो। कहता है नहीं मैंने तुम्हारा वीडियो अभी यूट्यूब पे अभी रिसेंटली देखा है। हमने कहा चलो भाई तुमने देख लिया 5 साल बाद। कहता बहुत सही पढ़ा रहे हो यार तुम यूट्यूब के ऊपर, भाई फिजिक्स बहुत सही जा रही है। हमने कहा शुक्रिया, तुम्हारे तरफ से एक और ठप्पा लगा। आफ्टर 10-11 लाख 20 लाख लोगों के बाद एक तुम्हारा ठप्पा लगना, ये दोस्तों से जब रिकग्निशन आता है बड़ा अच्छा लगता है। फिर बोला कि तुम एकदम सुमित सर जैसा पढ़ाते हो। हमने कहा ये क्या बात हो गई, और सुमित सर कौन है? तो बोलता है सुमित, कहता है जैसे जेईई नीट में तुम लोग करते हो ना फिजिक्स वाला, वैसे यूपीएससी के अंदर सुमित सर हैं।
तो हमने कहा अच्छा दिखाओ कौन है। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं जानता था यूपीएससी के बारे में, मतलब बस यही पता था कि यूपीएससी बहुत ही एस्पिरेशनल एग्जाम है और बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग वोचिंग का मुझे आइडिया नहीं था। मैं कहा दिखाओ, तो फिर सुमित सर का इसने वीडियो दिखाया, तो न्यूज़पेपर का एनालिसिस, हाँ उसको एडिटोरियल बोलते हैं, सॉरी, तो मेरे देखो थोड़े शब्द ही सब कमज़ोर हैं, तो एडिटोरियल सेक्शन, तो वो इसने दिखाया, तो मैंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वो बोला कि इनके नोट्स बड़े अच्छे होते हैं, तो हमने कहा फिर तुम इनके नोट्स कहाँ से मिले, तुमको ऑनलाइन मिलते हैं क्या? तो बताया था कि हाँ ऑनलाइन भी मिलते हैं, पर वो दिल्ली आया था इनके नोट्स खरीद के, फिर इलाहाबाद गया था, क्योंकि कोविड के दौरान जो उसकी ऑफलाइन कोचिंग थी वो बंद हो जाती थी समय समय पे और बहुत कम क्लासेस हो रही थी, तो वो वहाँ से लेके नोट्स खरीद के लाया था 2021 में, और तब पहली बार था कि उसने मेरे को बताया कि ऐसा है। फिर मैंने सुमित सर के वीडियोज़ वगैरह देखे, फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो ये कौन चलाता है, ये जो पूरा वर्टिकल ऑन लिया है? बोला यही चलाते हैं। हमने कहा अच्छा ये, हमने कहा ये तो काफ़ी यंग है यार, यूपीएससी सुन के मन में आता है ना कोई 50-55 साल का निकलेगा और कोई बहुत एजेड सा होगा, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, रही तो काफ़ी यंग से हैं ऐसा है। फिर बताया अरे तुमको पता है यूपीएससी इंटरव्यूज में जाते हैं? हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, और मेरी वैल्यू नहीं कर रहा था, वो पूरे टाइम कह रहा था हाँ तुम ठीक हो, सुमित सर जैसे हो, तो हमने, वो होता है ना बच्चा अपने टीचर से बहुत अटैच हो जाता है। फिर आपको भी मैंने नहीं बताया, तो सुमित लास्ट ईयर भी यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंचा और इस साल भी इंटरव्यू में है, उम्मीद है इस बार वो निकल जाएगा, और उसने बोला है जिस दिन निकलेगा अलग मेरे को एक बार सुमित सर से जरूर से मिलवाना, तो उसे पता है कि हम आपको अब जानने लगे हैं, बात होती है हम लोग की। फिर हम लोग को ये लगा कि एक समय जेई नीट के अंदर हम लोग प्राइस का रेवोल्यूशन भी लेके आए, क्वालिटी का रेवोल्यूशन लेके भी आए, बहुत सारे इनोवेशन भी लेके आए जो एडटेक के अंदर कोई सोच नहीं रहा था, ना एजुकेशन कोई सोच रहा था, ना टेक्नोलॉजी कोई सोच रहा था। हम लोग दोनों पार्ट लगातार सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, ऑफलाइन की बात हो, हाइब्रिड की बात हो। फिर हम लोग के दिमाग में आया कि यूपीएससी भी करना है हम लोग को, और यूपीएससी कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यूपीएससी का ज्ञान हम और प्रतीक भाई दोनों को कम था। तो फिर प्रतीक भाई भी कह रहे थे सर यूपीएससी कैसे करेंगे, ना आपको आता है, ना मेरे को आता है, ना अपने यहाँ किसी लीडर को आता है। तो वो मेरा समय था, तब मैंने कहा कि एक बंदे को मैं जानता हूँ, मैं उनको मैसेज करता हूँ, मैंने कहा देखो हो सकता हो काम बन जाए, बस आप मेरे को नंबर जुगाड़ दो उनका कैसा। अच्छा प्रतीक भाई इस सब चीज़ में बहुत तेज़ है, मेरे पास इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों का नंबर है, उनके पास सबके नंबर आ जाते हैं, तो उन्होंने रात तक मेरे को नंबर अरेंज करके दिया, बोला कि आप मैसेज करो। मेरे को डर यही था बस इग्नोर ना हो जाऊँ, मैसेज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैंने सोचा था हो जाऊँगा तो किसी को बताऊँगा नहीं कि ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने सुमित सर को मैसेज ड्रॉप किया था, और ये ऐसे मैसेज ना रात में ही जाते हैं, तो मैं रात के 11:30 बजे के आसपास मैंने इमोशनल होकर मैसेज, मैंने कहा रात को ड्रॉप करता हूँ तो कम से कम डबल टिक वाली बेशर्मी नहीं आएगी, वेट करना पड़ता है ना कब ऑनलाइन आएगा रिप्लाई करेंगे। मैंने कहा ड्रॉप करके सो जाता हूँ, सुबह देखूंगा। तो मैं इनको पहला मैसेज सोचा था क्या लिखूँ, तो मैंने पहला मैसेज को यही लिखा था कि सर देखो जेई नीट के लिए फिजिक्स वाला तो मैंने बना लिया, यूपीएससी के लिए यूपीएससी वाला आपके बिना नहीं बन पाएगा। और अगले दिन सुबह इनका मैसेज आया कि सर मिलकर बात करते हैं, तो मैंने कहा चलो पहला पॉजिटिव है। फिर हम लोग मिले, फिर हम लोग की बात हुई, फिर इस चीज़ को आगे ले जाने का सोचा, फिर सुमित सर के विजन को मैंने समझा, काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा। प्रतीक सर भी मिले जो हमारे को फाउंडर है, वो भी मिले, और प्रतीक सर ने कहा कि ये आपको जो ये बंदा जो आपको दिख रहा है, ये बंदा जो आपको मिल रहा है, इस एज के अंदर ऐसी सोच रखना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक जब ये पहली बार मिले तो पूरा हम लोग का डिस्कशन इसी चीज़ पर चल रहा था। इन्होंने ये चीज़ बहुत बताई कि यूपीएससी के अंदर कोचिंग जो है सर वो मतलब आप कह सकते हो कि 90s के स्कूल के समान हो गई है, मतलब रेगुलर चल रहा है, स्कूल चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बस बच्चा जा रहा है आ रहा है, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। इन्होंने बताया कि यूपीएससी कोचिंग के अंदर रिवीजन मिसिंग है, टेस्ट मिसिंग है, मटेरियल कोई अपडेट ही नहीं कर रहा है, सालों सालों से जो मटेरियल पढ़ा है उसी मटेरियल को चलाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश मॉडल के ऊपर फोकस रहता है, क्वालिटी कॉन्टेंट के ऊपर कोई काम नहीं करना चाह रहा है, वही पुराना घिसा पिटा पैटर्न उसी को लोग रिपीट किए जा रहे हैं, टीचर्स को वही कॉन्टेंट रट गया और वही वो चलाए जा रहे हैं, और कोचिंग वाले भी उसी को चलाने दे रहे हैं। तो जो भी जितने भी कोचिंग वाले हैं वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बहुत पुराना टीचर हो वो साथ में पढ़ा ले, पर कंटेंट के अंदर क्या करना है, कैसे इनोवेट करना है। यूपीएससी आप जानते हो हमेशा अभ्यर्थियों से 20 कदम आगे चलता है और अभ्यर्थी 20 कदम पीछे हैं। तो अगर आप इनोवेशन लेके नहीं आ रहे हो यूपीएससी के अंदर तो यू आर मिसिंग द रेस। इतना मुझे समझ में आया अभी तक यूपीएससी के अंदर, सुमित सर के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, मतलब यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिकल मैकेनिज्म एंड दैट नीड्स टू बी अपडेटेड एवरी ईयर। और वो ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो ऑफकोर्स खुद यूपीएससी के एग्जाम लिख रहे हों, खुद इंटरव्यूज तक जा रहे हों, जो यंग हो, जिनके अंदर एनर्जी हो, जिनके अंदर बच्चों के लिए डेडिकेशन हो। इनके कोर्सेज भी काफ़ी अफोर्डेबल थे हमेशा से, ओनली आईएएस के, वो चीज़ भी मुझको बहुत भाई। और सर ने मेरे को ये भी बोला कि सर देखो ऐसी मीटिंग्स मेरी पहले भी हुई हैं 2-3 बार ऐसे लोगों से, पर फ़ोन पे हुई, मैं कभी किसी से मिला नहीं हूँ सर, पहली बार किसी से मिलने आया हूँ, तो दैट मीन्स यू आर समथिंग फॉर मी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये इज्जत बनी हुई है। फिर उसके बाद मैंने सुमित को बोला भी कि मैं मिल लिया भाई से तो कहता है सच्ची मिल लिया? हमने कहा फ़ोटो खिंचवा देंगे तुम्हारी। तो वो होता है ना, टीचर्स के बच्चे फ़ैन हो जाते हैं, तो ऐसा था। फिर साथ में आने का सोचा, साथ में आने की बात हुई, और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साथ में कुछ करें और एजुकेशन को अफोर्डेबल के साथ साथ, क्वालिटी के साथ साथ बहुत सारा इनोवेशन भी लेके आएँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को और क्लोजली क्रैक करने की कोशिश करें, और एज ओल्ड जो भी पेडागॉजी चल रही है उसको तोड़ के न्यू एज पेडागॉजी बनाएं। और उसके लिए मुझे लगा कि सुमित सर इज़ बेस्ट एंड दैट्स वाई वी आर हियर विद सुमित सर। यस।
थैंक यू अलग सर, पूरी जर्नी शेयर करने के लिए, पूरा एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहा हमारा पास्ट में मिलने का शेयर करने के लिए। और आपने जो सिविल सर्विसेज की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, ऐसा लगा कि आपने भी कभी तैयारी की है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखो अभी आज के समय में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ना बहुत सारे गैप्स हैं। यूपीएससी जिस प्रकार का पेपर आज के समय में पूछ रही है और कैसी तैयारी बच्चों को करवाई जाती है, बहुत सारे गैप्स हैं। मैं आपको बताता हूं सर। देखो वैसे तो पिछले 10-12 सालों में यूपीएससी ने बहुत सारे बदलाव किए हैं अपने पैटर्न में। 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया, 15 में सीसेट को क्वालिफाइंग बना दिया गया और 13 में तो 2013 में सिलेबस ही चेंज कर दिया गया। लेकिन देखो ये तो वो बदलाव है जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन के थ्रू बच्चों को बताए, लेकिन इसके अलावा भी पिछले 5-7 सालों में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का तरीके में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, जिसके बारे में यूपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो पहले यूपीएससी फोकस करती थी फैक्ट्स पर, नॉलेज पर, लेकिन आज यूपीएससी फोकस करती है फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पर, फैक्ट्स और नॉलेज की एप्लीकेशन पर। पहले यूपीएससी जहां पूछती वैक्सीन का नाम बताइए, आज यूपीएससी पूछती है कि वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये बताइए। पहले यूपीएससी ये पूछ लेती थी कि आर्टिकल 19 क्या है बताइए, इसमें कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सीधा क्वेश्चन। लेकिन आज यूपीएससी फोकस करती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। आप ये बताइए फ्रीडम का मतलब क्या है, आप ये बताइए फ्रीडम लिबर्टी से कैसे अलग है, आप ये बताइए लाइसेंस क्या होता है। मतलब यूपीएससी अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं आज भी, इवन देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो चुका है, लेकिन आज भी जो क्लासेस हैं वो अपडेट नहीं है। जिस प्रकार की क्लासेस कुछ साल पहले तक थी, आज भी वैसी ही क्लासेस, वैसा ही कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। और बात देखो सिर्फ क्लासेस की नहीं है, इवन नोट्स भी। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल लिया है तो नोट्स तो हर साल अपडेट होने चाहिए, लेकिन बच्चों को वही पुराने नोट्स दिए जा रहे हैं, कोई अपडेशन नहीं। और शायद कोचिंग सेंटर्स को ऐसा लगता है कि एडमिशन वैसे ही हो रहे हैं तो हर साल नोट्स को अपडेट करने की आवश्यकता क्या है। देखो आपको एक बात बताता हूं, टीचिंग और कोचिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लासेस तो आप यूनिवर्सिटी में भी लेते हो, लेकिन कोचिंग एक ब्रॉडर टर्म है। कोचिंग का मतलब यह होता है बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना, उसको सही स्ट्रेटेजी देना, उसको सही डायरेक्शन देना, यह बताना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहना ताकि उसको रास्ते पर लाया जा सके। लेकिन क्या यह आज के समय में कोचिंग सेंटर्स में होता है? नहीं। देखो सिविल सर्विसेज के लिए ना आप किसी भी टॉपर से पूछोगे, दो चीजें आपको वो कंपलसरी बताएगा, एक रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रीलिम के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की। बहुत सारा पढ़ते हैं हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में, 700 घंटे की क्लासेस होती हैं, लेकिन देखो समय समय पे उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो रिवाइज किए बिना आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर सकते। लेकिन अलग सर, इसमें 700 घंटे की क्लासेस जब कोचिंग सेंटर ले सकता है तो 30-40 घंटों का रिवाइज क्यों नहीं करवा सकता? डेली बेसिस पे रिवीजन होनी चाहिए, वीकली बेसिस पे रिवीजन होनी चाहिए, मंथली बेसिस पे रिवीजन होनी चाहिए। और बात करें प्रैक्टिस की, देखो जब से हमारे देश में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ, आज के समय में ना इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्लासेस आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन आवश्यकता यह है कि आप मेंस में अच्छा आंसर लिखें, प्रिसाइज आंसर लिखें, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करें। जब देखो आवश्यकता ही इस चीज की है तो फिर सिर्फ क्लासेस से काम चलेगा? क्लासेस में प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, जो कि आज के समय में नहीं होता है। क्या बोल दिया जाता है कि हम स्पून फीडिंग नहीं करवाएंगे। ये स्पून फीडिंग नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए स्विमिंग सीखने आप जाते हो, ट्रेनर दूर से ही बैठ के आपको बता देता है कि हाथ इस प्रकार से मूव कीजिए, लेग्स की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। क्या आप ऐसे स्विमिंग सीख जाओगे? अगर आप कोई पूछेगा तो वो ट्रेनर आपको बोलेगा नहीं मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वो ट्रेनर जो पानी में उतरता है, जो आपको पकड़ता है और बोलता है कि मैं आपके साथ हूं, आप नहीं डूबोगे, आप मेरे पर भरोसा रखिए, जो आपके हाथों को पकड़ के मूवमेंट सिखाता है, तो क्या यह स्पून फीडिंग है? नहीं, यह स्पून फीडिंग नहीं है। यही है असली गाइडेंस, यही होना चाहिए क्लासेस में। उसी प्रकार से आंसर राइटिंग की, प्रीलिम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए क्लासेस में, लेकिन होती है नहीं। आज क्लासेस कैसी हैं?
वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। टीचर आता है, क्लास 2 घंटे तक चलती है और जिसमें कई बार तो आधे से ज्यादा समय के लिए क्या होता है, डिक्टेशन। बच्चा क्या लेके जाता है, नोट्स। 7 से 8 पेजेस तक बच्चा नोट्स लेके जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या बच्चा जब एक क्लास से बाहर निकलता है, क्या वो एग्जाम क्लियर करने के लिए और बेहतर ढंग से प्रिपेयर हुआ? क्या वो उसने वो स्किल हासिल की जो उसे चाहिए? आंसर है नो। देखो क्लासेस में ना ह्यूमन टच तो जैसे गायब सा हो गया है। ह्यूमन टच मतलब कि क्लासेस में इतने सारे बच्चे होते हैं और बच्चा ना तैयारी के दौरान बहुत सारे इमोशन से गुजरता है। कभी डिप्रेस्ड फील करता है, कभी बहुत अच्छी तैयारी करके मोटिवेटेड भी फील करता है। परिवार से दूर रहकर ऑफलाइन में जब बच्चा तैयारी करता है, परिवार से दूर आता है। लेकिन देखो ये टीचर की ड्यूटी बनती है वहां पे बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप बताइए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इवन देखो इवैल्यूएशन भी नहीं होता। इस तैयारी में ना एक सबसे बड़ा एलिमेंट है इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअसली जब बच्चा तैयारी करता है तो उसका इवैल्यूएशन होना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मतलब देखो टेस्ट सीरीज तो मैं यूं बोलूंगा कि हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है कि पहले टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट के बीच में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे मूव करी है, इस बेसिस पे क्या बच्चे को फीडबैक दिया जाता है? नहीं। क्या बच्चे को बताया जाता है कि आपने इस फीडबैक को अडॉप्ट नहीं किया है, आप यहां पर भटक रहे हो, आप यहां पर लैग कर रहे हो लगातार? मतलब देखो पर्टिकुलर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक टेस्ट से लेके आखिरी टेस्ट के बीच की जो मूवमेंट है उस पर बात कर रहा हूं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए देखो जब अलग सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि यूपीएससी में हम क्वालिटी में डिसरप्शन लाएंगे। जहां अलग सर है, पीडब्ल्यू है, ओनली आईएएस है, वहां देखो ये बात तो निश्चित है, अफोर्डेबिलिटी तो होगी ही। और वो मुलाकात जब हुई थी तो वो मुलाकात स्टार्ट हुई थी, 7 लोग थे उस रूम के अंदर। सुमित सर की टीम से भी लोग थे, हमारे साथ प्रतीक भाई थे, अभिषेक जी थे और 7 लोग थे। डिस्कशन शुरू हुआ और होते होते 7 से 6, 5, 4, 3 और होते होते ये टाइम बढ़ता गया। मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे हो गए थे। लास्ट में हम और सुमित सर बैठे थे, बातें चलती जा रही है। फिर एकदम रात हो गया, 10 बज गए थे। तो 10 बजे आके फिर प्रतीक भाई बोले सर घर चलना है आज, कि रुके रहना है, आप लोग को बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग कह नहीं बहुत बात होगी। तो बहुत ही मेरा मैं ये चीज़ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सुमित सर को मैंने कभी नहीं बोला, मेरा ऐसा डिस्कशन किसी एजुकेटर से आज तक कभी नहीं हुआ है। और मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं बहुत सारे टीचर से मिलता हूँ, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, पर मैं किसी टीचर प्लस एंटरप्रेन्योर से बहुत कम मिल पाया हूँ। यूपीएससी के अंदर तो पहली बार मिला हूँ टीचर प्लस एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर क्या बोलूँ, सुमित सर जैसे लोग सोशल प्रेन्योर हैं जो सोशल कॉज को सॉल्व कर रहे हैं। और वो मीटिंग इतनी लंबी चली, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो फिर जब हम प्रतीक भाई घर जा रहे थे, क्या सर करना है ना? हमने कहा हाँ और करना ही है भाई, इतना टाइम दे रहे हैं तो करना ही है, साथ करना है। तो बोले ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि इनको बोलूँ। बोले इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं एडटेक के साथ, एजुकेशन के साथ, पर हाँ हम लोग को ही समझते हैं कि हम लोग एक जैसे हैं तो शायद साथ में आने के लिए रेडी हो जाएंगे हम लोग के। मैंने कहा हाँ किसी तरह ट्राई करो, आप साथ में करते हैं। मतलब I could have never found a leader better than Sumit sir. I could never have found a person who is socialpreneur for UPSC aspirant like Sumit sir. और 7-8 घंटे के अंदर सुमित सर ने मेरे को एक बार भी नहीं बताया कि ओनली आईएएस के कितने कोर्स बिके हैं, ओनली आईएएस का क्या रेवेन्यू हो जाता है, क्या ओनली आईएएस प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल है। मतलब उन्होंने कभी भी इस सेंस में मेरे से बात ही नहीं की। वो पूरे टाइम यही बात कर रहे थे कि यूपीएससी के अंदर क्या मैंने अलग किया जिसकी वजह से आज हम और आप मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप नाम जान रहे हो मेरा, या बच्चे मेरे को जान रहे हैं। तो पूरे टाइम उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई, एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में बताया, अपने टीचर फॉर्मेशन के बारे में बताया, ओनली आईएएस के कल्चर के बारे में बताया, कोर्स फॉर्मेट के बारे में बताया, क्या क्या इनोवेशन मिसिंग है उसके बारे में बताया, कैसे क्वालिटी कंटेंट के नोट्स प्रोड्यूस किए उन्होंने इसके बारे में बताया। बट इन ऑल दो 7-8 आवर्स उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि जैसे कई लोग होते हैं मेरे से मिलते हैं और पहली बार बताते हैं कि वैसे ही स्टार्ट करते हैं, भगवान की कृपा से एक BMW है और भगवान की कृपा से, माता जी की कृपा से इतना बड़ा ऑफिस है, सब कुछ पा लिया है। सुमित सर ने पूरे डिस्कशन के अंदर ये चीज़ मेरे को कहीं मेंशन ही नहीं की कि उन्होंने लाइफ में खुद क्या अचीव कर लिया है। और ऐसा होता है जब इंसान ऑनेस्ट होता है और एक्चुअली अचीव कर लेता है। ये चीज़ आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको भी बोलना चाहूँगा कि जब तक आपको लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप कौन हो, यू हैव नॉट मेड इट। मतलब आपको बताना नहीं पड़ना चाहिए कि आप कौन हो, आपको बताना चाहिए आप क्या करते हो, वहाँ से बात बनती है। तो सुमित सर ने पूरी मीटिंग के अंदर मेरे को ये बात बताया और मेरे को बहुत 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 इंप्रेसिव लगा था। सो ये बात मैंने कभी आपको भी नहीं बताई थी। एंड वी रियली लाइक द enthusiasm and we really like the approach that he has। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं सुमित सर, मतलब पर 7-8 घंटे, अब कह रहे हो 7-8 घंटे क्या बात हुई, बट अदरवाइज मैंने कभी इनको को मतलब रैंडम बातें करते हुए नहीं देखा। मेरे को पता है, मैं
अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत जानते हो, मैं बहुत बातू नहीं हूँ, पर सुमित सर बहुत सीरियस रहते हैं ऑफिस के अंदर, सिर्फ काम की बातें करते हैं, और सिर्फ बच्चों की बातें करते हैं, सिर्फ कोर्स की बातें करते हैं, कंटेंट की बातें करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये भी बोलते हैं कि कंटेंट के अंदर इनोवेशन की कोई बात नहीं कर रहा है इस टाइम यूपीएससी के फील्ड के अंदर। तो उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं, मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ऑफलाइन के अंदर ऐसे भी अगर कुछ नया मॉडल बनाया जाए, रिविजन नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। आपने वो मॉडल बताया था, अभी हाँ क्या जी, था? बिल्कुल सही कहा सर आपने। उस मीटिंग के बाद में शुरुआत होती है रिसर्च की। हाँ। क्या किस प्रकार से हम ऑफलाइन में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मॉडल लाया जाए जो कि देखो, बहुत सारे गैप्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए ना, उन गैप्स को फिल किया जा सके। और काफी महीनों की रिसर्च के बाद हम इस मॉडल तक पहुंचे जिसका नाम है CTR मॉडल। CTR, हाँ यही वर्ड बोला था मैंने, इनसे पूछा भी था फुल फॉर्म। तो देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जब अलग सर का मैसेज आया कि अब आएगा काम करने का मजा, अब OnlyIS और PW के बीच में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई है, अब टीम बड़ी है, अब लर्निंग्स हैं, तो पूरी कोशिश होगी, काम चल रहा है, पूरी कोशिश होगी यूपीएससी की फील्ड में डिसरप्शन लाने की। मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी डिसरप्शन। देखो, प्राइस डिसरप्शन तो है ही, ये तो आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन यहां पे बात है क्वालिटी डिसरप्शन की। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच सुमित सर। CTR का जो मुझे मतलब पता है वो क्लिक थ्रू रेट होता है यूट्यूब पे, मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी पता नहीं क्या CTR आने वाला है। और सुमित सर के लिए एक चीज़ मैं सोचा था बोल दूँ और उसके बाद सेशन को मैं एंड करूँ। मेरे मन में है कि थोड़े पागल टाइप के हैं ये तो मैं पागल क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि देखो, इतिहास सब पढ़ते हैं पर पागल इंसान ही इतिहास बदलता है, और ये उनमें से एक इंसान मुझे लग रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप हम लोग साथ में आए हैं, और डेफिनेटली अब बच्चों के लिए कुछ करेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।